हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आर्ट और कल्चर में हम बात करेंगे भारतीय स्थापत्य कला के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय स्थापत्य कला की कुछ विशेषताओं के बारे में। जिनमें सबसे पहले शुरू होती है सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला, यानी कि आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसकी कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो अन्य नगरीय सभ्यताओं की तुलना में ये विशिष्ट एवं मौलिक वास्तुकला थी। इसमें ग्रिड पद्धति पर आधारित नगर नियोजन था, विकसित नगर नियोजन प्रणाली थी और सार्वजनिक के साथ साथ निजी भवनों का भी अस्तित्व था। सुरक्षा प्राचीर थी, यानी कि किलाबंदी थी और दीवार बनी हुई थी। सार्वजनिक स्नानागार भी मिले हैं। सुनियोजित मार्ग व्यवस्था थी, जैसा कि आप जानते हैं सड़कें समकोण पर काटती थीं। नालियों के माध्यम से गंदे जल की निकासी की व्यवस्था भी थी और कुओं का भी अस्तित्व था। अब नगरों का दो भागों में इसमें स्पष्ट विभाजन था, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में हिस्ट्री की में चेक कर सकते हैं। पश्चिमी दिशा में दुर्ग टीला था और पूर्वी दिशा में मुख्य नगर था। ठीक है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो दुर्ग कहाँ था? पश्चिम में। तो और फिर कहाँ था? पूर्वी दिशा में क्या था? मुख्य नगर था। ठीक है, अब इन दोनों में विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो जो दुर्ग टीला था उसका आकार छोटा था, लेकिन ऊंचाई पर वो अधिक था और उसमें रहने वाला केवल पुरोहित वर्ग या उच्च कुलीन लोग रहते थे और यह चार दीवारी से घिरा हुआ था। और जिस चार दीवारी से यह घिरा हुआ था उसका बाहरी भाग पक्की ईंटों से, जबकि आंतरिक भाग कच्ची ईंटों से निर्मित था। ठीक है, दूसरी बात, पूर्वी दिशा में जो मुख्य नगर था वो अपेक्षाकृत आकार में बड़ा था, लेकिन ऊंचाई कम थी। किससे? पश्चिमी भाग के टीले से। और इसमें व्यापारिक, प्रशासनिक वर्ग और आम जनता रहती थी और इसमें कोई चार दीवारी नहीं होती थी। ठीक है, ये है पश्चिमी टीला, ये पूर्वी टीला, दुर्ग टीला, गढ़ी टीला। इसमें जो ईंटें लगी हैं बाहर पक्की, अंदर कच्ची, और ये नगर है ये। और पूर्वी टीला ऊंचाई पर, ये हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद नगरीय बस्तियां भी चार भागों में विभाजित थी: केंद्रीय राजधानी, प्रांतीय राजधानी, व्यावसायिक नगर और दुर्ग रक्षित बस्तियां। अपवाद क्या थे कि लोथल और सुरकोटा में दुर्ग और नगर के लिए केवल एक ही रक्षा दीवार थी। ये देखिए, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। पहले क्या होता है, पश्चिमी टीला की रक्षा दीवार होती, बाकी खुला होता था। लेकिन लोथल और सुरकोटा में सबके लिए एक कॉमन दीवार बनी हुई थी। अपवाद नंबर 2, चंद हुदड़ों में किसी भी प्रकार की कोई रक्षा दीवार नहीं थी, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। तो हमने क्या बोला है, चंद्रमा है, चंद्रमा खुला था। अपवाद नंबर 3, पूर्वी टीले और पश्चिमी टीले के मध्य मध्यमा टीला, जो भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया 2021 में। ठीक है, वो है यहाँ पर मध्यमा टीला। पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला और मध्यमा टीला, ये है धौलावीरा में। ठीक है, कौन सा अपवाद है ये? धौलावीरा, धौलावीरा का मध्यमा टीला। अब बात करते हैं प्राचीर दुर्ग क्षेत्र की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो जो सुरक्षा दीवार थी उसका निर्माण किस शैली में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंग्लिश बॉन्ड शैली में है। इन सुरक्षा प्राचीरों का भारतीय नगर योजना के इतिहास में विशेष महत्व है, क्योंकि यह नगर प्राचीर का प्राचीनतम रूप है। सड़कों की बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सड़कों का निर्माण अत्यधिक वैज्ञानिक ढंग से किया गया था। सड़कों की ग्रिड प्रणाली का उपयोग किया गया था, यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी सड़कें, और प्रत्येक नगर अनेक खंडों में विभाजित था और एक मुख्य सड़क के बीच से उत्तर से दक्षिण, नगर के बीच से एक मुख्य सड़क जाती थी उत्तर से दक्षिण की ओर, जबकि एक मुख्य सड़क पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी। दोनों मुख्य सड़कों की चौड़ाई लगभग 3 मीटर थी, लेकिन मोहनजोदड़ो में एक 10 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क मिली है, जिसको राजमार्ग माना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों सड़कें, मुख्य सड़कें, एक दूसरे को नगर के मध्य में समकोण पर काट रही होती थी। दोनों मुख्य सड़कों के आधार अन्य गलियां व छोटी छोटी सड़कें भी मिली होती थी और छोटी सड़कें मुख्य सड़कों पर खुलती थी। दोनों मुख्य सड़कों गलियों के दोनों किनारे पर मकान हुआ करते थे और मकानों का मुख्य द्वार, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये मकानों का मुख्य द्वार सड़क के विपरीत दिशा में था, यानी कि जो दरवाजे थे वो सड़क के पीछे की तरफ खुलते थे। ऐसा इसलिए शायद किया जाता होगा ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए। अपवाद स्वरूप लोथल में ऐसे मकान हैं, अपवाद भी याद रखने होते हैं। कहाँ पे? लोथल में ऐसे मकान हैं जहाँ पर मेन गेट सड़कों पर होते थे। सड़कें मुख्यतः कच्ची, लेकिन मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों की सड़कें मिली, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मोहनजोदड़ो में जगह जगह सड़कों किनारे चबूतरे संभवतः दुकानदारों के उपयोग के लिए बनाए जाते होंगे।
इस तरह से समकोण पर सड़कें काटती थी, छोटी छोटी सड़कें इससे मिलती थी। ये दरवाजे आपको दिख रहे हैं, ये मुख्य सड़क से पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल एक अपवाद है। नालियों की बात करें तो सड़कों के दोनों ओर गंदे जल की निकासी के लिए पक्की नालियां थी, पक्की नालियां याद रखना। और नालियों के किनारे पर भी ढकी हुई छोटी नालियों का निर्माण था। नालियां प्रायः 30 सेंटीमीटर तक गहरी और 20 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी हुआ करती थी। प्रत्येक मकान की नाली गली की मुख्य नाली से जुड़ी होती थी और प्रत्येक मुख्य नाली एक बड़े नाले से जुड़ी होती थी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, नालियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेन होल हुआ करता था और सभी बड़ी बड़ी नालियां अंत में एक बड़े नाले में गिर जाती थी। नालियों की ऐसी विशेषता किसी भी अवस्था में या किसी भी सभ्यता में नहीं थी, यहाँ तक कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी नहीं थी। भवनों की बात कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता में तो सड़कों और नालियों की तरह मकान भी सुनियोजित ढंग से बनाए जाते थे। मकान कच्चे व पक्के दोनों प्रकार की ईंटों से बनाए जाते थे और आवश्यकता और क्षमता के अनुसार मकान बहुमंजिले यानी कि 2 मंजिलें भी मिले। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 मंजिले मकानों में सीढ़ियां भी बनाई गई हैं और लगभग प्रत्येक घर में जल की पूर्ति के लिए कुआं है और मकान में रसोई, आंगन, स्नानागार और शौचालय भी बनाया गया है। शहर था भाई पूरा। आंगन जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, आंगन कच्ची ईंटों से निर्मित है। केवल और केवल इंपॉर्टेंट याद रखना है, कालीबंगा में आंगन के पक्की ईंटों से बने होने के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो में अटैच लेट बाथ यानी कि स्नानागार और शौचालय एक साथ मिले हैं। कई मकान चबूतरों पर भी निर्मित किए गए हैं, संभवतः यह बाढ़ तथा वर्षा की स्थिति से बचने के लिए किया जाता होगा। और मकान मुख्यतः आयताकार मिले हैं और आयताकार इसलिए बनाए जाते थे कि उसमें जैसे गोलाकार बनाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है ना बनाना, तो आयताकार आसानी से बन जाते। मकान के निर्माण में ईंटों का प्रयोग इंग्लिश बॉन्ड पद्धति के आधार पर किया जाता था और रिसाव रोधी ईंटें बनाने के लिए ईंटों पर जिप्सम का प्रयोग भी किया जाता था। इस तरह से बनाया गया इंग्लिश बॉन्ड पद्धति है। और ये पूरा आपको सभ्यता मिलती है। स्नानागार है, ये दोनों तरफ देखिए आपको सीढ़ियां मिल रही हैं। द ग्रेट बाथ, ये देखिए सीढ़ियां, याद रखना पूछा जाता है 2 सीढ़ियां 4 सीढ़ियां, 2 सीढ़ियां हैं। ये स्नानागार है। अब हड़प्पा की बात कर लेते हैं तो मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी हुई मूर्तियां मिलती हैं, अन्नागार मिलता है, बैलगाड़ी मिलती है और 18 वृत्ताकार चबूतरे। कहाँ से क्या मिला याद रखना, हड़प्पा से मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां मिली, अन्नागार मिलता है, बैलगाड़ी मिलती है, 18 वृत्ताकार चबूतरे मिलते हैं। वहीं मोहनजोदड़ो की बात करें, इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, विशाल स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास, महाविद्यालय के प्रमाण, हर घर में कुआं तथा स्नानागार के साक्ष्य, सड़कों को पक्का करने का एकमात्र साक्ष्य और 10 मीटर चौड़े राजपथ का साक्ष्य, ये सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और धौलावीरा की बात कर लें तो यहाँ से जल निकासी प्रबंधन और जल कुंड मिलता है। और चनहुदड़ो की बात कर लें, चनहुदड़ो मैंने क्या बताया, चंद्रमा खुला खुला, तो दोनों टीलों में किसी भी प्रकार की कोई चार दीवारी नहीं बनी है। और धौलावीरा जो 40वीं हेरिटेज साइट बनी है, इसमें 3 टीले बने हैं, एक है पश्चिमी नगर, पूर्वी नगर, बीच में मध्यमा भी मिलता है। और लोथल और सुरकोटडा की बात कर दें तो दुर्ग और नगर के लिए केवल एक ही रक्षा दीवार बनी हुई है। अब आगे बात करेंगे मौर्य काल की स्थापत्य कला के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता के पश्चात स्थापत्य कला के प्रमाण मौर्य काल से ही प्राप्त होते हैं और हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के बीच लगभग 1500 वर्षों का गैप भी रहा। हड़प्पा सभ्यता मौर्य काल के मध्य का युग भारतीय कला का अंधकार युग कहा जाता है। हालांकि महाकाव्यों और बौद्ध ग्रंथों में हाथीदांत, मिट्टी और धातुओं का उल्लेख हुआ है, किंतु मौर्य काल से पूर्व वास्तुकला के उदाहरण नाम मात्र के ही मिलते हैं। भारतीय स्थापत्य कला के संदर्भ में अभी उत्खनन कार्य निरंतर जारी है। हड़प्पा सभ्यता में मौर्य काल के बीच के युग के भी प्रमाण जल्द प्राप्त होने की संभावना है और मौर्य काल में ही कलात्मक गतिविधियों का इतिहास निश्चित रूप से प्रारंभ हुआ था और मौर्य काल भारतीय कला के स्वर्णिम काल के रूप में उदित है। आप कहेंगे गुप्त काल, वो गुप्त काल मंदिरों का काल है, उसमें अलग है फिर, ठीक है। मौर्य काल के शासक भारतीय कला के संरक्षक के रूप में प्रकट हुए थे। अपनी विशिष्ट भौगोलिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति के कारण राज्य की समृद्धि और मौर्य शासकों की प्रेरणा से कला को प्रोत्साहन मिला। प्रायः सभी इतिहासकार भारतीय कला का इतिहास मौर्य काल से ही मानते हैं। वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल मूलतः धर्म प्रधान था, इसलिए वहां पर कोई शक्तिशाली राजा अथवा शासक नहीं हुआ था। इस कारण स्थापत्य कला केवल जनसाधारण तक सीमित रहती है। इसके बाद
322 ईसा पूर्व से 182 ईसा पूर्व तक विशेषकर अशोक के काल में स्थापत्य कला का बहुत ज़्यादा विकास होता है। अशोक के द्वारा एक नए धम्म की स्थापना की जाती है और धम्म की शिक्षाओं के प्रचार के लिए अशोक ने स्तंभों एवं शिलाखंडों का निर्माण कराया और लोक कल्याण के लिए भी शासकीय दायित्वों को स्पष्ट करने के लिए, यानी कि उसमें संदेश दिए गए लोक कल्याण के, और वो उन्होंने शिलालेख लगवाए कि पढ़े लिखे लोग पढ़ लें। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों की नियुक्ति की जो उन शिलालेखों को पढ़कर अनपढ़ लोगों को भी सुनाए। अशोक जैसे मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी प्लस अशोक के समय बौद्ध धर्म अपने चरम पर था और जनता की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बौद्ध स्मारकों एवं स्तूपों का भी निर्माण उस समय हुआ। अब मौर्यकालीन स्थापत्य कला दो भागों में विकसित थी। एक थी राजकीय स्थापत्य कला, एक थी लोक स्थापत्य कला। राजकीय स्थापत्य कला अत्यंत यानी कि राजा का संरक्षण था, जिसमें अत्यंत समृद्ध, विशिष्ट एवं उच्च कोटि की थी। स्तंभ, गुफा, स्तूपों का निर्माण कराया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि चमकदार पॉलिश पत्थर और लोहे धातु का प्रयोग किया गया है। अब लोक स्थापत्य कला यानी कि जो लोगों के बीच है, स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा बनाई गई यक्ष यक्षिणियों की प्रतिमाएं। इंपॉर्टेंट, यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा का संबंध किस काल से पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि मौर्य काल से। मिट्टी की मूर्तियां हैं, मिट्टी एवं लकड़ी का भी प्रयोग है। पत्थरों का प्रयोग अलंकरण यानी कि सजावट के लिए किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि स्थापत्य कला के संदर्भ में लोहे के प्रयोग के प्रमाण मौर्यकालीन स्थापत्य कला में प्राप्त होते हैं। हालांकि लोहे का प्रयोग तो उत्तर वैदिक काल में ही प्रारंभ हो गया था और जिसके प्रमाण मिलते हैं उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्थापत्य कला में लोहे के प्रयोग के संबंधी कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं मौर्यकालीन स्थापत्य की विशेषताओं के बारे में। तो निर्माण कार्य में पत्थर, चमकदार पत्थर यानी कि पॉलिश्ड पत्थर और लोहे का प्रयोग किया गया है। पत्थर पर पॉलिश की गई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉलिश की गई है। और भवन निर्माण में यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लकड़ी का प्रयोग किया गया है। और स्तंभ आदि के माध्यम से धार्मिक शिक्षा, विशेषकर बौद्ध धर्म की शिक्षा देने का प्रयास किया गया है। अशोक ने अनेक एकास में यानी कि एक पत्थर के खंभे लगवाए हैं और खंभों में धम्म की शिक्षा को अंकित कराया है। धम्म यानी कि धर्म की, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित, और स्थापत्य कला में देसी एवं विदेशी तत्वों का मिश्रण है। और इसी के फलस्वरूप विकास होता है गांधार कला का, जो कि हिंदी यूनानी है कि इंडियन और यूनानी कला को मिश्रित रूप से मिलकर बना है। अब बात करते हैं स्तंभ के बारे में। तो एकास प्रस्तर स्तंभ यानी कि एक पत्थर से बना हुआ जो स्तंभ होता है, तो मौर्य काल की सर्वोत्कृष्ट कृतियां अशोक के एकास पत्थर स्तंभ ही हैं। और इसके निर्माण में किसका उपयोग किया गया ये भी पूछा गया है, तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। और प्रत्येक स्तंभ को दो भागों में विभक्त किया गया है, लाट और स्तंभ शीर्ष। लाट यानी पोल की लंबाई 40 फुट से 50 फुट तक होती थी और स्तंभ शीर्ष लाट की चोटी यानी कि सबसे ऊपर स्थित होता था, वो लाट है। जैसे आप समझ लीजिए एक पेंसिल लीजिए, लिखने वाला स्थान, तो लिखने और फिर लिखने जहाँ से पेंसिल हम छीलते हैं, लिखने वाला स्थान, अब पेंसिल कर दो उल्टा, यानी कि जो पिन है उसकी वो ऊपर की तरफ है, तो जो नीचे का पूरा हिस्सा है वो लाट कहलाएगा और जो पॉइंटेड हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्तंभ शीर्ष। और शीर्ष पर पशुओं के आकृति भी बनाई गई है और उसके साथ साथ धर्म चक्र भी बनाया गया। इस तरह देखिए, ये देखिए इस स्तंभ है मीनार जैसा और ऊपर ये देखिए पशुओं की आकृति है, शेर बना हुआ है, शेर के नीचे ये फिर कमल भी बनाया हुआ है। ये देखिए, इसको कमल जैसी आकृति ही कहते हैं और इस पर कुछ लिखा हुआ भी है, ये देखिए। इसके उदाहरण हैं बसाड़ का सिंह शीर्ष स्तंभ बिहार में स्थित है, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष स्तंभ, रामपुरवा का सिंह शीर्ष स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ इंपॉर्टेंट है, लौरिया नंदनगढ़ का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है, बिहार में है। संकिसा का गज शीर्ष स्तंभ यानी कि ऊपर हाथी होगा तो गज शीर्ष स्तंभ, और सारनाथ का चतुर्सिंह स्तंभ यूपी में, संकिसा यूपी में, और सांची का चतुर्सिंह स्तंभ मध्य प्रदेश में स्थित है। ये देखिए बसाड़ का सिंह शीर्ष स्तंभ है, बिहार में स्थित है, बसाड़ का ऊपर ये शेर बना हुआ है। इसके बाद रामपुरवा का वृषभ शीर्ष स्तंभ है, बिहार में, ये देखिए ये बैल बना हुआ है ऊपर। और रामपुरवा का सिंह शीर्ष स्तंभ ऊपर सिंह बना हुआ है प्लेटफॉर्म के ऊपर। और इस तरह लौरिया नंदनगढ़ का सिंह स्तंभ जो कि बिहार में स्थित है, ये शेर बना हुआ है। और संकीजा का गज शीर्ष स्तंभ, ये ऊपर हाथी है, गज शीर्ष स्तंभ है। और सारनाथ का चतुर्सिंह स्तंभ, यही तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों तरफ 4 सिंह हैं, 3 दिख रहे हैं, एक पीछे की ओर है। और सांची का चतुर्सिंह स्तंभ ये एमपी में स्थित है, ठीक है। सारनाथ का अशोक स्तंभ, अशोक पिलर ऑफ सारनाथ, ये देखिए। तो अशोक
के एकाश स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? वो है सारनाथ का अशोक स्तंभ। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। सम्राट अशोक के द्वारा 250 ईसा पूर्व में इसको बनाया गया था। वर्तमान में ये सारनाथ संग्रहालय में संरक्षित है और स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह विपरीत दिशा में हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि घोड़ा, शेर, हाथी और बैल का अंकन है। ये पूछा गया है किन 4 जीवों का अंकन है, तो घोड़ा, शेर, हाथी, बैल। यहाँ पर ना तो गाय है, ना ऊँट है, ना कुत्ता है, घोड़ा है, शेर है, हाथी है, बैल है। चारों पशु शक्ति के ऊपर धर्म की विजय का प्रतीक है। घोड़ा, शीर्ष, हाथी और बैल। ये नीचे की तरफ बने हुए हैं, ये चक्र बना हुआ है नीचे, ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये इसको बोलते हैं कमल। शेरों के नीचे पत्थर पर धर्मचक्र है, ये बना हुआ है, धर्मचक्र बोलते हैं इसको। धर्मचक्र में 32 तीलियों का अंकन है, 24 नहीं, कितनी, 32 तीलियों का अंकन है। नीचे उल्टी आकृति की घंटी भी कह सकते हैं, ये जो मैं कमल बोल रहा हूँ, और नीचे उल्टी आकृति की घंटी बनते हैं और स्तंभ के निचले भाग पर अशोक चक्र स्थित है। और तिरंगे के मध्य में भी अशोक चक्र है और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इसी स्तंभ से ग्रहण किया गया था। और इम्पोर्टेंट ये है कि अशोक के सारनाथ स्तंभ मिले चक्र में 33 तीलियां थीं और जबकि भारतीय ध्वज में 24 तीलियां हैं। सारनाथ स्तंभ में धम्म चक्र की 33 तीलियां महात्मा बुद्ध के जीवन अथवा शक्ति से संबंधित है। ये यहाँ पर यहाँ पे आपको धम्म चक्र में 33, 32 नहीं, यहाँ पे आप कर लीजिए 33। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अशोक के सारनाथ स्तंभ मिले चक्र में 33 तीलियां हैं जबकि भारतीय ध्वज में 24 तीलियां हैं और सारनाथ स्तंभ के धम्म चक्र की 33 तीलियां महात्मा बुद्ध के जीवन अथवा शक्ति से संबंधित हैं। भारतीय ध्वज के चक्र में 33 की बजाय 24 तीलियां हैं। संभवतः भारत संविधान की पंथ निरपेक्ष छवि और 24 घंटे के समय को दर्शाने के लिए बताई गई थी। अब बात करें अशोक के अभिलेख के बारे में, तो शिलालेख का अर्थ पहले तो समझ लीजिए। तो शिलालेख का अर्थ है पत्थर पे लिखा गया लेख। ये देखिए लिखा हुआ है पत्थर पे, ये भी लिखा हुआ है। तो अशोक के अभिलेख के बारे में बात करें तो अशोक का इतिहास मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही प्राप्त होता है, जिनमें अशोक की साम्राज्य सीमा के निर्धारण में मदद मिलती है और मतलब ये पता चलता है कि अशोक का साम्राज्य था कहाँ पर, और धर्म और प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिलती हैं। अशोक के अभिलेखों का विभाजन अगर करें तो 14 बृहद शिलालेख मिले, उसके अलावा कुछ स्तंभ लेख और कुछ गुहा लेख भी मिलते हैं। शिलालेख नंबर 1, उसमें क्या कहा गया है, उसमें पशु बलि की निंदा की गई है, समारोहों पर पाबंदी लगा दी गई है, सीमित अथवा कुछ चिन्हित पशुओं जैसे मोर एवं मृग की ही हत्या का समर्थन है, बाकी सबकी हत्या पर रोक लग गई। शिलालेख नंबर 1, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस शिलालेख में क्या किया। शिलालेख नंबर 2 में मानव एवं पशुओं के कल्याणकारी कार्य के बारे में विवरण है। शिलालेख नंबर 3 हर 5वें वर्ष धर्म प्रचार जिसे अनुसंधान कहा जाता था और बचत, धार्मिक नियम और अल्प व्यय को धम्म का अंग बताया गया है। शिलालेख नंबर 4 में धम्म नीति के बारे में उल्लेख है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और शिलालेख नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को धम्म में प्रवृत्त करने और धम्म में प्रवृत्त लोगों के कल्याण के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख शिलालेख नंबर 5 में है। और शिलालेख नंबर 6 की बात करें तो सक्रिय प्रशासन एवं सुदृढ़ व्यापार की जानकारी मिलती है और आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। शिलालेख नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, विभिन्न धर्मों के बीच धार्मिक सहिष्णुता के बारे में लिखा गया है। शिलालेख नंबर 8 धम्म नीति की व्याख्या की गई है और आखेट के बदले धम्म यात्रा को अपनाने की बात की गई है। किस शिलालेख में क्या है उसके लिए हमें ट्रिक लानी पड़ेगी। शिलालेख नंबर 9 विवाह, जन्मोत्सव आदि पर खर्चीले समारोहों की पाबंदी प्लस शिष्टाचार पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। शिलालेख नंबर 10 इसमें अशोक विभिन्न संप्रदायों के बीच असंतोष से चिंतित है। ब्राह्मणों एवं श्रमणों, देखो ब्राह्मण जो वैदिक धर्म को मानते थे और वैदिक धर्म के अतिरिक्त जो साधु सन्यासी थे उनको श्रमण कहा जाता है, तो श्रमणों के प्रति समान भाव रखने को कहता है। और राजा व उच्चाधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचें, ऐसा भी कहता है। शिलालेख नंबर 11 की बात करते हैं तो धर्म के वरदान को सर्वोत्तम बताया गया है। शिलालेख नंबर 12 की बात करें तो इम्पोर्टेंट है, स्त्री महामातों की नियुक्ति होती है और धार्मिक संस्कृति के बारे में वर्णन है।
शिलालेख नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें कलिंग युद्ध, अशोक का हृदय परिवर्तन, पड़ोसी राजाओं का वर्णन है, मौर्य साम्राज्य के पश्चिम के पड़ोसी राज्यों का उल्लेख है जिनके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे। इसमें एंटियोकस जो सीरिया, टॉलेमी फिलाडेल्फस यानी कि मिस्र, मगस यानी कि सीरियन, अलेक्जेंडर यानी कि एपिरास, एंटीगोनस गोनाट्स यानी कि मकदूनिया का विवरण है। शिलालेख नंबर 14 धार्मिक जीवन की जीने की प्रेरणा देता है। 13 शिलालेखों में जो भी त्रुटियां थी उन्हें यहाँ ठीक कर दिया गया है। अब बात करते हैं वृहद शिलालेखों के प्राप्ति स्थलों के बारे में। तो सहवाजगढ़ी अभिलेख, तो ये आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिले में स्थित है। 1836 में इसे जनरल कोर्ट के द्वारा खोजा गया था और 12वें शासनादेश के अतिरिक्त अन्य सभी शासनादेश इसमें उल्लेखित हैं। सहवाजगढ़ी संभवतः अशोक के साम्राज्य में विद्यमान यवन प्रांत की राजधानी रही होगी, ऐसा माना जाता है। ये देखिए। इसके बाद मानसेहरा अभिलेख की बात करें तो पाकिस्तान के हजारा जिले में ये स्थित है। मानसेहरा से 3 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। पहली पर प्रथम 8 शिलालेख, दूसरी पर 9वीं से 12वां तथा तीसरी पर 13वां और 14वां लेख उत्कीर्ण है। यानी कि पहली पर 8, दूसरी पर 9 से लेकर 12, 9, 10, 11, 12 मतलब 4, और तीसरी पर 2, 8, 4, 2 का क्रम है। ठीक है। पहले 2 शिलालेखों की खोज जनरल कनिंघम द्वारा, इंपॉर्टेंट, कनिंघम द्वारा की गई, जबकि तीसरे शिलालेख की खोज पंजाब पुरातत्व विभाग के द्वारा की गई है। अब बात करते हैं कालिसी अभिलेख के बारे में। तो उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यमुना तथा टोंस नदियों के संगम पर स्थित है। 1860 में खोजी। तो कालिसी अभिलेख कहाँ? उत्तराखंड के देहरादून में। गिरनार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात प्रांत के काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ियों पर, गिर से याद रखना, गिर सिंह कहाँ है? गुजरात में। तो गिरनार से रुद्रदामन तथा समुद्रगुप्त के भी लेख प्राप्त हुए हैं और खोज की गई 1822 में कर्नल टॉड के द्वारा। गिरनार अभिलेख का शिलालेख 2 भागों में पाया गया है। गिरनार लेख अपेक्षाकृत सबसे सुरक्षित अवस्था में मिलता है। अब बात करें धौली तथा जौगढ़ अभिलेख की। तो वर्तमान उड़ीसा के पुरी, धौली मिलता है पुरी से, और कंजाम नामक जिलों से प्राप्त होता है जौगढ़ अभिलेख। गिरनार से रुद्रदामन तथा समुद्रगुप्त के लेख प्राप्त होते हैं। धौली अभिलेख की बात करें तो 1837 में कीटो के द्वारा इसकी खोज की गई और जौगढ़ की 1850 में वॉल्टर एलियट के द्वारा खोज की गई। दोनों शिलालेखों में 11वें से 13वें तक के लेख नहीं हैं। इनके स्थान पर 2 नए लेख खुदे हैं जिनमें जनपदवासियों को आदेश दिया गया है। इसलिए धौली एवं जौगढ़ को 2 पृथक कलिंग प्रज्ञापन शिलालेख भी कहा जाता है। किनको? धौली तथा जौगढ़ अभिलेख को। ये कहाँ पे? वर्तमान उड़ीसा में, यानी कि कलिंग। इसके बाद एर्रगुडी या एरेगुडी अभिलेख की बात करें तो आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। पत्थरों के 6 टीलों पर अशोक के शिलालेख एवं लघु शिलालेख उत्कीर्ण है। 1929 में अनुघोष के द्वारा इसकी खोज की गई और एरागुड़ी लेख में लिपि की दिशा दाएं से बाएं, जबकि अन्य सभी अभिलेखों में बाएं से दाएं है, यानी कि लेफ्ट टू राइट जैसे हम लोग लिखते हैं वैसा ही अभिलेख है, लेकिन इरागुड़ी में उल्टा है, उर्दू जैसा है। अब बात करें सोपारा अभिलेख, कई बार पूछा गया है। तो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित है। एक खंडित शिला पर 8वें शिलालेख के कुछ भाग उत्कीर्ण हैं। अनुमानतः यहाँ सभी 14 अभिलेख यानी 14 लेख विद्यमान रहे होंगे। ये खंडित शिला देखिए आप देख रहे हैं। इसके बाद बात करें 2 लघु शिलालेखों के बारे में अशोक के। तो 2 इनको लघु शिलालेख प्रथम तथा लघु शिलालेख द्वितीय कहा गया है। संभवतः इन दोनों को 258 ईसा पूर्व या 250 ईसा पूर्व में खुदवाया गया होगा। पहला लघु शिलालेख अशोक के व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश डालता है और दूसरे में धर्म सारांश यानी कि धर्म के बारे में लिखता है। लघु शिलालेखों को प्रथम एवं द्वितीय में विभाजन का प्रमुख आधार इनके प्राप्ति स्थलों का उत्तर और दक्षिण भारत, यानी कि लघु दोनों, एक उत्तर भारत से मिला, एक दक्षिण भारत से मिला। स्वाभाविक रूप से यह लघु शिलालेख 14 वृहद शिलालेखों से छोटे हैं, नाम से ही समझो। अब लघु शिलालेख प्रथम की बात करें तो यह ब्रह्मगिरी लेख है, सिद्धपुर लेख है, रामेश्वर लेख और जातिंग लेख मैसूर और कर्नाटका में, सहसराम लेख बिहार में, बराट तथा मस्की गवीमठ लेख ये एमपी में, बराट तथा मस्की गवीमठ लेख एमपी में पाए गए। लघु शिलालेख दूसरा लेख जो है वो है सिद्धपुर लेख कर्नाटक, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, मस्की रायचूर कर्नाटक, इंपॉर्टेंट, मस्की रायचूर कर्नाटक लेख विशेष, केवल इसी में किसके मस्की में ही अशोक का नाम है।
अन्य लेखों में किसमें, क्वेश्चन बनता है कि किसमें अशोक का नाम अशोक वर्णित है, तो मस्की अभिलेख जो रायचूर कर्नाटक में स्थित है। और अन्य लेखों में अशोक को देवनाम, प्रिय, प्रियदर्शी आदि शब्दों के प्रयोग से नवाजा गया है। इसके बाद बात करें रुतिराई स्तंभ अभिलेख की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये स्वतंत्र प्रकार का अभिलेख है। ये लेख रुम्मनदेही तथा निगलीवा में पाए गए। इसकी खोज करते हैं फ्यूरर। दोनों ही स्थान नेपाल की तराई में स्थित हैं, इसलिए इसको तराई लेख भी कहते हैं, रुतिराई। इन दोनों से प्रामाणिक रूप से पता चलता है कि अशोक ने बुद्ध के जीवन से संबंधित पवित्र स्थानों की यात्रा की थी। अब बात करते हैं लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख के बारे में। तो लुम्बिनी लेख में बुद्ध को क्या कहा गया है, शाक्य मुनि कहा गया है। शाक्य मुनि के अंतर्गत 5 पूर्व बुद्धों का भी उल्लेख है, विपस्सी यानी कि विपस्यन, वेशभूड़ा यानी कि विश्वभू, ककुसद यानी कि कृक्षंद तथा कोनागमन यानी कि कनक मुनि, कि इनसे पहले भी बुद्ध हुए होंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर यानी कि खिजराबाद जिले में टोपरा नामक स्थान पर यह पाया गया। कालांतर में फिरोज शाह तुगलक, इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लाया था। फिरोज शाह कोटला ने इसे कोटला यानी कि फिरोजाबाद में स्थापित कराया। फिरोज शाह की लाट, भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट, सुनहरी लाट आदि नाम से भी ये जाना जाता है। अशोक के 7वां अभिलेख का नाम उत्कीर्ण है, जबकि अन्य पर केवल 6 ही है। इम्पोर्टेंट क्या है कि जेम्स प्रिंसेप ने इसका पढ़कर इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसने, जेम्स प्रिंसेप, नाम याद रखना। इसके बाद बात करते हैं कंगनहल्ली अभिलेख के बारे में। तो कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में यह स्थित है। ब्राह्मी लिपि में एक पंक्ति में राण्यो अशोक उल्लिखित है। अब बात करें सांची सारनाथ का लघु स्तंभ लेख के बारे में। तो अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। किसमें, सांची सारनाथ लघु स्तंभ लेख में। इसके अलावा दक्षिणी बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के लेख उत्कीर्ण है। कौन सी, बराबर। इनमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुहा दान में दिए जाने का भी विवरण है। कौन से संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के। सभी गुहा लेख प्राकृत भाषा में है और लिपि कौन सी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्राह्मी लिपि में। केवल दो अभिलेख हैं जो खरोष्ठी में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, शहबाजगढ़ी और मानसेरा, दोनों कहाँ, आधुनिक पाकिस्तान में। तो लिखे कहाँ जाएंगे, दाई से बाई, दाई से बाई माने कि उर्दू की तरह। पाकिस्तान है तो उर्दू की तरह लेखन होगा, यानी कि उल्टा लेखन होगा, जैसा हम लोग नॉर्मल हिंदी लिखते हैं उसका उल्टा। कौन कौन से, शहबाजगढ़ी और मानसेरा। रुद्ररामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। अशोक के अधिकांश शिलालेखों में अशोक को प्रियदर्शी या देवानाम प्रिय भी कहा गया है। अब बात करते हैं मौर्यकालीन स्तंभ और ईरानी स्तंभों में अंतर के बारे में, कि इनमें मूल अंतर क्या थे। कहा जाता है कि उसी से इंस्पायर्ड है, लेकिन मुख्य अंतर क्या थे। तो अशोक के जो स्तंभ थे एकास्त पत्थर यानी कि एक पत्थर से बनाए गए थे, जबकि ईरानी स्तंभकार जो थे वो स्तंभ थे वो कई पत्थरों को जोड़कर बनाए जाते थे। अशोक के स्तंभ बिना चौकिया आधार भूमि पर, जबकि ईरानी स्तंभ नीचे स्तंभ चौकी पर खड़े किए जाते थे। ईरानी स्तंभ विशाल भवनों में, जबकि अशोक के स्तंभ सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाते थे। अशोक स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां होती थी, जबकि ईरानी स्तंभों पर मानव की आकृतियां होती थी। अशोक के स्तंभ नीचे में ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते जाते थे, जबकि नीचे से ऊपर की ओर ऐसे, मतलब नीचे चौड़ाई ऊपर पतले हो गए। ईरानी स्तंभ ऊपर से नीचे तक एक जैसे होते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लास्ट वाला, कि ईरानी स्तंभ चौड़ाई नीचे से ऊपर तक एक जैसी होती थी। ये देखिए अशोक स्तंभ है, ऊपर पतला है, नीचे चौड़ा होता चला गया। ईरानी स्तंभ होगा बिल्कुल सीधा और ऊपर मनुष्यों की आकृतियां प्रदर्शित होंगी। अब बात कर देते हैं चंद्रगुप्त का कुम्हरार का प्रासाद या महल। प्रासाद को ही महल कहते हैं। कहाँ का, कुम्हरार का। तो राजकीय कला का सबसे पहला उदाहरण है चंद्रगुप्त का महल। चंद्रगुप्त द्वारा निर्मित एवं अशोक के द्वारा इसका विस्तारित रूप में, इसको ये टूटा फूटा जो खंडर आपको दिख रहा है वही है। और एरियन नामक तत्कालीन इतिहासकार के द्वारा इसका वर्णन किया गया था। और ये वर्तमान पटना के निकट कुम्हरार गांव में स्थित है। जीर्ण अवस्था में, टूटी फूटी अवस्था में, लंबाई 140 फुट, चौड़ाई 120 फुट है। अधिकांशतः लकड़ी से निर्मित रहा, इसलिए जीर्ण अवस्था में आपको मिलता है। और इसमें भी पॉलिश युक्त, जो मौर्यकाल की विशेषता थी, पॉलिश युक्त बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है।
फायान कहता है कि ये मानव द्वारा नहीं बल्कि देवों द्वारा निर्मित होगा, ऐसा भी उसने वर्णन किया, इतना सुंदर उसे लगा। अब बात करते हैं नगर निर्माण। तो मुख्यतः पाटलिपुत्र को देखकर जो निष्कर्ष निकाला गया उसके बारे में बात कर लेते हैं कि सड़कों नगरों की सुरक्षा के लिए चार दीवारी होती थी। दीवार के चारों ओर बाहर की तरफ 60 फीट गहरी और 600 फीट चौड़ी एक खाई भी हुआ करती थी। नगर में आने जाने के लिए 64 दीवारें थी। मकान अधिकांशतः लकड़ी के, इंपॉर्टेंट, लकड़ी के निर्मित हैं। पक्की ईंटों के प्रयोग को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं, मतलब कोई कहता होती थी, कोई कहता उपयोग नहीं होती थी। हड़प्पा जैसी नगर नियोजन प्रणाली का इसमें अभाव हो जाता है। उत्खनन के दौरान कोई विशेष साक्ष्य नहीं मिलते क्योंकि लकड़ी की चीज़ें खत्म हो चुकी होती हैं। इसके अलावा ऐसा उल्लेख है कि अशोक ने कई नगरों की स्थापना करी, जिसमें कश्मीर में श्रीनगर को बसाया और नेपाल में ललित पाटन। ये इंपॉर्टेंट है, नेपाल में ललित पाटन और कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया? सम्राट अशोक ने। अब बात कर लेते हैं गुफाओं के बारे में। तो पत्थरों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया गया जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी। अशोक के द्वारा गया के समीप, गया यानी बिहार के समीप बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण किया गया। प्राचीनतम गुफा कहा जाता है दुदामा। अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में 3 गुफाओं का निर्माण कराया। इनमें सबसे प्रमुख व बड़ी गुफा है गोपी गुफा। ये देखिए बराबर की पहाड़ियाँ, इसमें काट कर ये देखिए आप गुफा बनाई गई है बौद्ध भिक्षुओं के लिए। ये देखिए नागार्जुन पहाड़ियों में 3 गुफा अशोक के पौत्र दशरथ ने बनाई हैं। अब बात करें उदयगिरी की गुफाओं के बारे में। तो उदयगिरी की गुफाएं जो हैं, उदयगिरी गुफाएं एमपी में स्थित हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में 5वीं सदी में प्रारंभ हुआ इनका निर्माण और दीवार पर मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इनकी दीवारों पर मूर्तियां बनाई गई हैं। वराह या विष्णु के शुकर अवतार की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं, जिसमें शिव नरसिंह यानी कि अर्धसिंह या अर्धनर, नारायण यानी कि विश्राम करते हुए विष्णु को समर्पित गुफाएं भी हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। अब बात करते हैं स्तूप के। तो स्तूपों से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। तो स्तूप का पाली भाषा में अर्थ है, ये देखिए आपको दिख रहा है ना, जो कई जगह दिख जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार के कई चिन्हों में आपको स्तूप मिलेंगे। तो स्तूप का पाली भाषा में अर्थ है ढेर, जिसमें एक गोल टीले के समान संरचना, ये आप दिख रहे होंगे। और अन्य नाम इसका चैत्य भी है क्योंकि चिता के स्थान पर इसको निर्मित किया जाता था और बुद्ध की अस्थियों को रखने के लिए ही स्तूपों का निर्माण किया गया था। हालांकि स्तूपों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में अग्नि की उठती हुई ज्वाला के लिए किया गया है, किंतु पुरातात्विक साक्ष्य बौद्ध एवं जैन धर्म के संबंध में ही इसके प्रमाण देते हैं। जैन धर्म से संबंधित सभी स्तूप नष्ट हो गए। बौद्ध साहित्य दीर्घ निकाय, अंगुत्तर और मध्यम निकाय में स्तूप की जगह थूप शब्द का उपयोग किया गया है। स्तूप का निर्माण ईंट, पत्थर अथवा मिट्टी से होता था। स्तूप का आकार उल्टा रखे कटोरे की तरह वृत्ताकार होता था और बुलबुले की भांति जो अंडाकार भाग होता था उसको अंड कहते थे और धीरे धीरे अंडाकार भाग का जो शीर्ष चपटा कर दिया जाता था उसको ऊपर के हिस्से को हर्मिका कहते थे और हर्मिका के ऊपर बुद्ध के अवशेष हैं। और स्तूप का सर्वाधिक पवित्र एवं महत्वपूर्ण भाग होता था हर्मिका, और हर्मिका के शीर्ष पर छत्र का निर्माण भी किया जाता था। प्रारंभ में केवल एक ही छत्र का निर्माण किया जाता था, लेकिन बाद में 3 छत्रों के निर्माण की परंपरा शुरू हो गई। सातवाहन काल में 7 छत्र के भी अवशेष मिलते हैं। स्तूप की परिक्रमा करने के लिए चारों ओर वृत्ताकार वेदिका यानी बाउंड्री का निर्माण किया जाता था। प्रत्येक वेदिका पर 3 प्रतिज्ञाएं लिखी होती थी, जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि एवं संघम शरणम गच्छामि। स्तूप में प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में 4 तोरण यानी कि प्रवेश द्वार, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, हर्मिका, तोरण है ना, अंड, ये सब क्या है। तोरण से प्रवेश करने पर स्तूप और वेदिका के बीच का स्थान वो कहलाता था प्रदक्षिणा पथ। जो चारों तरफ परिक्रमा के लिए होता था वो होता था प्रदक्षिणा पथ। वेदिका के लिए किनारे जो स्तंभ होता था वो होता था आलम्बन पिंडिका। गोल चबूतरे के ऊपर स्तूप का मुख्य अंग क्या कहलाता था? मेधी। मेधी प्रायः ऊंचा, इसलिए उतरने चढ़ने के लिए जीना बनाया जाता था, जिससे क्या कहते थे? सोपान कहते थे। आप देख लीजिए, जो हमने इतनी देर मुंह चलाया उसके बारे में देख लो। सबसे ऊपर छत्र है, पहले 1 छत्र था, फिर 3 छत्र की हुए, सातवां काल में 7 छत्र भी मिले। छत्र के नीचे यत्री और ये चारों ओर ये बाउंड्री जैसी है, ये वाली, ये छत्र के चारों ओर है और छत पर है वो है हर्मिका, और ये जो गोल हिस्सा अंडे के समान है वो है अंड, और ये देखिए मेधी, ये चारों ओर है मेधी। और फिर ये है वेदिका। वेदिका मतलब जो स्तूप की चारों ओर बाउंड्री है उसको, और वेदिका और मेधी के बीच का स्थान प्रदक्षिणा पथ है, और प्रवेश द्वार को कहते हैं तोरण, और तोरण की दीवारों पर अलंकरण भी है, और 3 तरह की शपथों का वर्णन है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि और
धम्मम शरणम गच्छामि। ये देखिए, ये सामने से ये प्रवेश द्वार है, इसी को तोरण कहते हैं। ये 4 दीवारी है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेदिका। और सबसे ऊपर क्या होती है? हर्मिका। और हर्मिका से भी ऊपर होता है छत्र। फैक्ट की बात कर लेते हैं तो मौर्य काल से पहले के स्तूप हमें प्राप्त नहीं है। साहित्यिक साक्ष्य क्या है कि अशोक ने पूर्व के 8 स्तूपों में से जो बुद्ध के अवशेषों पर बने थे उनमें से 7 स्तूपों को तोड़कर उनमें से अस्थि कलश निकलवाया और उन अस्थि कलश से अस्थियों को अलग अलग जगह विस्तृत करके अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कर दिया। और उन स्तूपों के निर्माण से उस काल में रोजगार की अधिकता हो गई होगी, है ना, महान अशोक राजा के समय। तो स्तूपों में पहले मिट्टी, ईंट और लकड़ी का प्रयोग किया गया था। बाद में पत्थरों का भी प्रयोग होने लगा। ज्ञात स्रोतों के आधार पर अभी तक का सबसे प्राचीन स्तूप है वो पिपरवा स्तूप है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नाम याद रखना, पिपरवा का स्तूप। ये है पिपरवा का स्तूप, ये है यूपी में। ये भारत में ज्ञात प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? पिपरवा स्तूप। निर्माण संभवतः मौर्य काल, किंतु कालांतर में शाक्यों द्वारा भी इसमें कुछ बदलाव किए गए। लकड़ी से निर्मित है, लेकिन एक पत्थर पर ब्राह्मी लिपि में एक लेख उत्कीर्ण है जिसमें इस स्तूप की मरम्मत शाक्यों द्वारा करवाए जाने की जानकारी भी है। स्तूप में बुद्ध की अस्थियों के अवशेष संरक्षित किए गए हैं। और मौर्यों की एक राजधानी थी पिपली वन, जो वर्तमान में प्रिया अथवा पिपरवा कही जाती है। अब बात करते हैं सांची के प्रथम स्तूप के बारे में। ये देखिए, सांची का स्तूप किस नोट पर अंकित है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 200 रुपए के नोट पर सांची का प्रथम स्तूप है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और खोज किसके द्वारा की गई? इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित है। ईंटों से निर्मित तथा लकड़ी की इसमें वेदिका है। शुंग काल यानी कि 185 ईसा पूर्व से 72 ईसा पूर्व तक मरम्मत कार्य किया गया और फिर पत्थर की वेदिका लगा दी गई। 3 स्तूपों का निर्माण है। एक विशाल स्तूप है जिसको महास्तूप कहते हैं और अन्य 2 छोटे स्तूप हैं। और महास्तूप में भगवान बुद्ध, द्वितीय स्तूप में अशोककालीन धर्म प्रचारण तथा तृतीय स्तूप में बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और महामोदगल्यन के अवशेष हैं। तोरण के द्वार पर जातक कथाओं, बुद्ध की जीवन की घटनाओं, बौद्ध धर्म के इतिहास की जानकारियों और घटनाओं का विवरण है। और प्रत्येक तोरण द्वार में 2 स्तंभ हैं जिन पर 4 सिंह व 4 हाथी, 4 शेर व 4 हाथी का वर्णन है। स्तंभ के नीचे भागों में दोनों ओर द्वारपाल की मूर्तियां हैं और स्तंभ के निचले भागों में भंगमापूर्ण मुद्रा में खड़ी शाल भंजिकाओं की मूर्तियां भी हैं। अब बात कर लेते हैं साल भंजिका होती क्या है। साल भंजिका का मतलब होता है साल वृक्ष की डाली को तोड़ती हुई, ठीक है। मदनिका और शिलाबालिका भी इनको कहते हैं। साल भंजिका पत्थर से बनी एक महिला की दुर्लभ व विशिष्ट मूर्ति होती है और महिला त्रिभंग मुद्रा में खड़ी होती है, जैसे किसी वृक्ष के नीचे उसकी एक डाली को महिला पकड़े हो। अब बात करते हैं सांची के दूसरे स्तूप के बारे में। तो सांची के दूसरे स्तूप में कोई तोरण नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि दूसरे स्तूप में कोई प्रवेश द्वार नहीं है और वेदिका पर बहुसंख्यक चित्र उत्तीर्ण हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 दृश्यों, जन्म, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन तथा महापरिनिर्वाण का आकलन है। 4 प्रतीकों पद्म, पीपल वृक्ष, चक्र तथा स्तूप के माध्यम से उत्तीर्ण किए गए। अब बात करें सांची के तीसरे स्तूप के बारे में। 3 है, एक मुख और 2 छोटे। केवल एक ही तोरण द्वार है यानी कि एक ही प्रवेश द्वार है। वेदिका पर भी सुंदर अलंकरण है। यक्ष मूर्तियों, स्तूप पूजा, बोधि वृक्ष पूजा, चक्र, स्तंभ, गजलक्ष्मी, नाग, अश्व, हाथी आदि के दृश्यों का भी इस पर अंकन किया गया है। यक्ष शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? जादू की शक्ति। माना जाता है कि यक्ष यक्षिणी भगवान शिव के दास दासियां हैं। दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, पिशाच, किन्नर, वानर, भल्ल, किरात, नाग आदि प्रमुख यक्ष एवं यक्षिणियां माने गए हैं। अब बात करें भरूच का स्तंभ यानी कि जो सतना में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित भरूच स्तंभ है। यह संभवतः पुष्यमित्र शुंग के द्वारा निर्मित किया गया, जो शुंग वंश का संस्थापक माना जाता है। कनिंघम ने 1873 में इस स्तूप का पता चलाया। अब यह केवल इसके अवशेष मिलते हैं। तोरण द्वार पर यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां तथा जातक कथाएं अंकित हैं। अब बात करते हैं सारनाथ के स्तूप, जो कि है धमेक स्तूप। धमेक तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। माना जाता है कि धमेक स्तूप वही स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश दिया था। धमेक स्तूप की नींव अशोक के काल में रखी गई और इसका विस्तार होता है कुषाण काल में, जबकि गुप्त काल में यह पूर्ण रूप से तैयार कर दिया गया। इस स्तूप को 6 बार
बड़ा किया गया, इसके बावजूद भी इसका ऊपरी हिस्सा अभी भी अधूरा है धमेक स्तूप का। अब बात करें मौर्यकालीन कला पर विदेशी प्रभाव प्लस भारतीय मिश्रण के बारे में। तो मौर्य काल में धार्मिक पद्धति में नवीन आयामों का समावेश होता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अशोक का धर्म ये सब एक साथ थे। फलस्वरूप अनेक प्रकार की मिश्रित स्थापत्य कला का विकास होता है। मौर्य काल में ही पहली बार खड़ी मुद्रा में विशाल यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों का विकास होता है और मौर्य राजवंश के प्रथम 3 शासकों चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक के समय ईरान के एक्मेनियन और ग्रीक मकदूनियाई शासकों में मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित होते हैं। अतः इन क्षेत्रों की कलाओं का प्रभाव भी मौर्यकालीन कला पर पड़ता है। स्तंभ पर राजा के आदेशों और घोषणाओं का उत्कीर्णन पश्चिमी एक्मेनियन साम्राज्य में भी प्रचलित था, वहीं से हम लोग भी सीखते हैं। पॉलिशदार सतह और शीर्ष पर जानवरों के उत्कीर्णन की परंपरा एक्मेनियन ईरानी स्तंभों से ली गई है और खरोष्टी लिपि जो लिखी है वो है ईरान से ली गई। अब बात करें मौर्योत्तर काल की स्थापत्य कला, जिसको इंडो ग्रीक अथवा हिंद यवन स्थापत्य कला कहते हैं। तो भारतीय स्थापत्य कला के संदर्भ में मौर्योत्तर काल में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आए थे, लेकिन इंडो ग्रीक शासकों के प्रभाव से किस शैली का विकास होता है ये क्वेश्चन है। गांधार शैली का विकास होता है। इंडो ग्रीक के बाद आए शकों के काल में कुछ प्रमुख अभिलेख प्राप्त होते हैं जो तत्कालीन वास्तुकला को बताते हैं। जिनमें प्रमुख है राजबुल का सिंह शीर्ष स्तंभ लेख जो कि मथुरा में है, सोडास का दानपत्र लेख मथुरा में है, नहपान का गुहा लेख नासिक में है, उषा बदन या ऋषभ दत्त का गुहा लेख नासिक में है और रुद्रदामन का अंधौ यानी अंधौ लेख जो कि कच्छ की गाड़ी गुजरात में स्थित है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख या गिरनार शिलालेख जो कि जूनागढ़ में स्थित है। शकों ने अपने कार्यों को मौर्ययुगीन शिलालेखों के भांति गुहे लेखों, शिलालेखों आदि के द्वारा ही सुरक्षित किया। इसके साथ ही शकों ने कभी भी किसी ऐतिहासिक शिलालेखों तथा तथ्यों को नष्ट नहीं किया। मौर्योत्तर काल की प्रमुख विशेषता यह रही कि इस काल में मंदिर निर्माण की शैलियों का विकास प्रारंभ हो गया था जो गुप्त काल पर आते आते सुव्यवस्थित एवं पृथक अस्तित्व प्राप्त कर गई। यानी कि शुरुआत हो गई मौर्योत्तर काल में और गुप्त काल आते थे अपने पीक पर था। हालांकि यह विकास कैसे प्रारंभ हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं है। संभवतः मौर्योत्तर काल में विभिन्न विदेशी शासकों के आगमन के फलस्वरूप ऐसा हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं शैलियों के बारे में, जिसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली और कलिंग शैली के बारे में। तो बात करते हैं मंदिर स्थापत्य कला की। तो शतपथ ब्राह्मण में मंदिर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। मंदिर के अन्य नामों की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तमिल में इसे कोविल कहा जाता है, कन्नड़ में इसे देवस्थान या गुड्डी कहा जाता है, तेलुगु में इसे आलयम कहा जाता है और मलयालम में इसे क्षेत्रम। तो तमिल में कोविल, कन्नड़ में देवस्थान या गुड्डी, तेलुगु में आलयम और मलयालम में क्षेत्रम कहा जाता है। मंदिर के मूल स्वरूप का विभाजन 4 भागों में किया गया है। नाम पहले आप देख लेना, पूछा भी गया है कई बार। गर्भगृह किसे कहते हैं, जहां पर मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। मंडपम क्या होता है, खंभों पर आधारित मंदिर का प्रवेश कक्ष। शिखर क्या होता है, मंदिर का शीर्ष भाग, जिन नाम से ही पता चलता है। और वाहन क्या होता है, मंदिर के जो अधिष्ठाता देवता हैं उनकी सवारी के बारे में। ये देखिए अर्धमंडप, मंडप, ये आमलक है, ऊपर सबसे ऊपर कलश, कलश के नीचे आमलक, और आमलक ये पूरा पोर्शन है आमलक के नीचे वाला, ये सब क्या कहलाता है, शिखर। और ये गर्भगृह, यहाँ पर मुख्य देवता रखे गए इस तरह से। मंदिरों में पूजा ग्रह के 3 प्रकार, संधर यानी कि प्रदक्षिणा पथ जिसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, निरंतर यानी कि जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं है, और सर्वतो भद्र यानी कि सर्वतो यानी कि सर्व जगह से, यानी कि हर तरफ से प्रवेश कर सकते हैं। यानी कि संधर मंदिर वो हैं जिसमें प्रदक्षिणा पथ है, निरंतर यानी कि प्रदक्षिणा पथ नहीं है, परिक्रमा का स्थान नहीं है, और सर्वतोभद्र यानी कि मंदिर में हर तरफ से प्रवेश किया जा सके। अब मंदिर निर्माण की शैलियों की बात कर लेते हैं। तो नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली और कलिंग शैली प्रमुख है। ये देखिए, पहले आप देख लीजिए फिर हम अंतर समझा देंगे। 3 शैलियाँ, सबसे ऊपर नागर शैली है, फिर द्रविड़ शैली है और नीचे है बेसर शैली। कुल मिला के बेसर शैली नागर और द्रविड़ का मिक्सचर है। और नागर शैली में ऊंचे ऊंचे मंदिर होते हैं और द्रविड़ शैली में चौड़े मंदिर होंगे, ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होती है। अब बात करते हैं नागर शैली की। ये देखिए ऊंचा सा दिख रहा है और सबसे ऊपर कलश।
तो नागर शब्द का प्रयोग है वो नगर से लिया गया है और सर्वप्रथम नगरों में निर्माण होने के कारण इस शैली को नागर शैली कहा जाता है। ये प्रचलित कहाँ, ये पूछा गया तो हिमालय से लेके विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित है। यानी कि आप मोटा मोटी बात करें तो उत्तर भारत और कुछ हिस्सा मध्य भारत, बस वहीं तक नागर शैली प्रचलित थी। और इसकी विशेषता है शिखर, ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, इसमें अनुप्रस्थ का एवं उत्थापन समन्वय है और मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होता है। मंदिर ऊंचाई में 8 भागों में विभक्त होता है। मूल यानी कि जिसको आधार, गर्भगृह मसरक जिसको बोलते हैं नींव और दीवारों के बीच का भाग, जंघा कहते हैं दीवार को, कपोत यानी कि कार्नेस और शिखर यानी कि उससे ऊपर का हिस्सा, गल यानी गर्दन और वर्तुलाकार आमलक और कुंभ जो सूल सहित कलश होता है। इस शैली में जो बने मंदिर हैं वो उड़ीसा में कलिंग मंदिर हैं, गुजरात में लाट मंदिर हैं और हिमालयी क्षेत्र में पर्वतीय मंदिर हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कलिंग मंदिर किसके विशेषता है। तो कलिंग मंदिर आपने देखा होगा कैसा है, एक ऊंचे शिखर बने हुए हैं और गुजरात में लाट मंदिर और हिमाचली क्षेत्र पर्वतीय मंदिर जिसमें ऊंचे ऊंचे शिखर होंगे, वो सब नागरी या नागर शैली के अंतर्गत आएंगे। ये देखिए जंगा, ये गर्भगृह है और गवाक्ष, कपोत, ये देखिए बीच में जो है अर्धमंडप, महामंडप, और सबसे ऊपर ध्वज है, ध्वज के नीचे कलश है, कलश के नीचे आमलक है, आमलक के नीचे ग्रीवा है, ग्रीवा के नीचे शिखर और बीच बीच में उरुस रंग अंतराल। ये इस तरह से प्रमुख शिल्प शास्त्रों के अनुसार नागर शैली के मंदिरों के 8 प्रमुख अंग हैं। अधिष्ठान, अधिष्ठान किसको कहते हैं, इन पर क्वेश्चन आते हैं। मूल आधार है जिस पर संपूर्ण भवन खड़ा किया जाता है। शिखर की बात करें, मंदिर का शीर्ष भाग अथवा गर्भगृह का ऊपरी भाग शिखर कहलाता है। कलश क्या होता है, शिखर का शीर्ष भाग जो कलश ही है या कलशवत होता है या उस पर एक झंडा भी होता है। आमलक यानी कि शिखर के शीर्ष पर कलश के नीचे का वर्तुलाकार भाग, ये देखिए ये कलश है, इसके नीचे ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये हाँ ये वर्तुलाकार भाग है, ये कहलाता था आमलक। ग्रीवा शिखर का सबसे ऊपरी ढलवा भाग होता है। कपोत किसी द्वार, खिड़की, दीवार या स्तंभ का ऊपरी छत से जुड़ा हुआ भाग, ये कपोत या कार्निस, ये वाला बीच में जो गैप दिख रहा है ना, गैप, तो ये है कपोत या कार्निस। मसूरक नींवों और दीवारों के बीच का भाग और जंगा दीवारें विशेषकर गर्भगृह की दीवारों को कहते हैं। तो नागर शैली के मंदिरों के उदाहरण कोणार्क का सूर्य मंदिर देख लीजिए, जगन्नाथ का ये उड़ीसा मंदिर देख लीजिए, दशावतार मंदिर देवगढ़ का, सांची का मंदिर। कुल मिलाकर अगर भारत के मैप को आप 2 हिस्सों में बांट देंगे तो ऊपर के हिस्से में नागर शैली पाई जाएगी, नीचे के हिस्से में बेसर शैली पाई जाएगी और बाकी में मिक्स शैली नीचे के हिस्से में द्रविड़ शैली पाई जाएगी, बाकी सब में मिक्स शैली पाई जाएगी, यानी कि बेसर शैली ही मिक्स शैली है। अब बात करते हैं द्रविड़ शैली की। तो इसका कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक अत्यधिक मात्रा में है और द्रविड़ शैली के मंदिर बहुमंजिला हैं। द्रविड़ शैली की विशेषता की बात करें, इसमें प्राकार यानी कि 4 दीवारी है। इंपॉर्टेंट है, ये नाम ही पूछ लेते हैं, प्राकार किसे कहते हैं, यानी कि 4 दीवारी है। गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वार को कहते हैं। यह वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह होता है जो इसको रथ कहते हैं। इस पर पिरामिड नुमा शिखर होता है। मंडपम यानी कि नंदी मंडप और इसमें विशाल संकेंद्रित प्रांगण अथवा अष्टकोण मंदिर संरचना शामिल है। इंपॉर्टेंट है, अष्टकोण संरचना है। गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वार है। प्राकार यानी कि 4 दीवारी है और पिरामिड नवाकार और बहुमंजिली मंदिर है। कई मंजिल के मंदिर ये बनते, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये पूरा मंदिर है। द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही आगे नायक शैली का भी विकास हुआ था, जैसे मीनाक्षी मंदिर मदुरै, रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम तमिलनाडु और रामेश्वरम नंबर, ये सब इनको द्रविड़ शैली भी कह सकते हैं। अगर और ऑप्शन दिया हो तो नायक शैली के अंतर्गत भी इन्हें माना जा सकता है। कौन कौन, मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ मंदिर, रामेश्वरम, यानी कि साउथ के सारे मंदिर आप याद रखना। कुछ अपवाद हैं वो बाद में बताएंगे, जैसे राजेश्वर मंदिर तंजावुर, विरूपाक्ष का मंदिर पडिक्कल, तटीय मंदिर महाबलीपुरम और कैलाशनाथ मंदिर एलोरा। अब बात करते हैं नगरीय मंदिरों की। नागर व द्रविड़ शैलियों में सामान्य अंतर की बात कर लेते हैं। तो नागर शैली जो है वो वर्गाकार आधार पर निर्मित होती है, जबकि द्रविड़ शैली आयताकार आधार पर निर्मित होती है, यानी कि जो बेस होता है नागर शैली का वो वर्गाकार होता है और द्रविड़ शैली का आयताकार होता है। और नागर शैली की संरचना होती है पर्वतों के समान, जबकि द्रविड़ शैली की संरचना प्रिज्म या पिरामिड के समान होती है।
और नागर शैली में शिखर के साथ उपशिखर की ऊर्ध्वरेखिक परंपरा है, जबकि द्रविड़ शैली में शिखर का क्षैतिज विभाजन और शिखरों पर भी मूर्तियों की परंपरा है द्रविड़ शैली में। और नागर शैली में शिखर के शीर्ष भाग पर ऊर्ध्वरैखिक आम्लक एवं उसके ऊपर कलश रखा जाता है, जबकि द्रविड़ शैली में शीर्ष भाग पर कलश की जगह पर बेलनाकार व एक ओर से अर्धचंद्राकार संरचना एवं उसके ऊपर अनेक कलश के समान स्तूपकाएं बनाई जाती हैं। जबकि नागर शैली में शिखर सामान्यतः एक मंजिले होते हैं और द्रविड़ शैली में शिखर सामान्यतः बहुमंजिले होते हैं। नागर शैली में गर्भगृह के सामने मंडप व अर्धमंडप बनाए जाते हैं, जबकि द्रविड़ शैली में गर्भगृह के सामने मंडप होना आवश्यक नहीं है। प्रायः शिखर विहीन मंडप होते हैं। चावड़ी या चौलत्थरी के रूप में स्तंभयुक्त महाकक्ष बनाए जाते हैं। ठीक है। नागर शैली में द्वार के रूप में सामान्यतः तोरण द्वार होते हैं, जबकि द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता ही यह है कि इसमें विशाल गोपुरम यानी कि गोपुरम बोलते हैं प्रवेश द्वार, विशाल प्रवेश द्वार होते हैं। नागर शैली में मंदिर का सामान्य परिसर होता है, जबकि द्रविड़ शैली में मंदिर भी बहुत विशाल प्रांगण यानी कि बहुत बड़े एरिया में होंगे। नागर शैली के परिसर में जलाशय होना आवश्यक नहीं है, जैसा कि नागर शैली उत्तर भारत वाले हिंदी मीडियम वाले कनेक्ट कर पाएंगे। द्रविड़ शैली में परिसर में कल्याणी या पुष्करणी के रूप में जलाशय भी है। नागर शैली में मंदिर प्रांगण में पृथक दीप ध्वज स्तंभों का भी विधान नहीं है, जबकि द्रविड़ शैली के मंदिरों में मंदिर प्रांगण में विशाल दीप स्तंभ या ध्वज स्तंभ का भी विधान है। ये देखिए आप ऊपर दीप स्तंभ या ध्वज स्तंभ आपको ये देखिए अलग से बनाया गया। जो सामान्यतः द्रविड़ शैली की तुलना में ऊंचाई नागर शैली में कम होगी, और द्रविड़ शैली में नगर शैली की तुलना में अधिक ऊंचाई, क्योंकि बहुमंजिली हो जाते हैं। लेकिन सिंगल शिखर की बात करें तो ऊंचे मंदिर कहाँ पे हैं? पहाड़ नुमा मंदिर अगर बात करें तो नागर शैली में है, और पिरामिड नुमा मंदिर की बात करें तो द्रविड़ शैली में पाए जाते हैं। अब बात कर देते हैं बेसर शैली के बारे में। तो बेसर शैली नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुला रूप है। ये विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं, यानी कि बीच के भारत में दोनों तरह की मिक्स्ड शैली है। और बेसर शैली को अन्य किस नाम से भी जानते हैं? इन्हें चालुक्य शैली के नाम से भी जानते हैं। और मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार, वृत्ताकार या अर्धगोलाकार होता है। वृंदावन का वैष्णव मंदिर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वृंदावन का वैष्णव मंदिर बेसर शैली का उदाहरण है। वृंदावन का वैष्णव मंदिर किस शैली का उदाहरण है? बा से याद रखना, बेसर शैली का उदाहरण है। यह है बेसर शैली के मंदिर, बहुमंजिले भी हैं और मिक्स विशेषताएं हैं। यहाँ पर शिखर भी है, बहुमंजिले भी हैं। ये देखिए हम्पी के मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर जो कि हेलबीडू में स्थित है, ये सब। अब तीनों शैलियों का कंपैरिजन कर लेते हैं। नागर शैली में क्या होता है? समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता है। मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होता है और इसका क्षेत्र हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसर शैली की बात कर लें तो नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण है। मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार, विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी के बीच में ये स्थित है, यानी कि मध्य भारत की बात हो रही है। द्रविड़ शैली की बात करें तो बहुमंजिला मंदिर होते हैं। शिखर अपेक्षाकृत चपटा होता है और कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक इस शैली के मंदिर बहुतायत में पाए जाते हैं। ये नागर शैली हो गई, ये द्रविड़ शैली इसका मिक्स हो गया, और बेसर शैली में चपटा शिखर हो गया, थोड़ा सा चौड़ा। अब बात कर लेते हैं कलिंग शैली की। तो कलिंग शैली का क्षेत्र उड़ीसा, पूर्वी बंगाल, उत्तरी आंध्र प्रदेश के पूर्वी राज्यों में विकसित है। विकास का स्पष्ट काल कोई उदाहरण नहीं है। ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर कलिंग शैली का उदाहरण है। अब आप कहेंगे इसमें तो आपने कहा था नागर शैली का। हाँ, कलिंग अलग से उसमें श्रेणी बनाई गई है। अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए नागर तो नागर लगाना, और नागर ना मिले तो कलिंग शैली लगा देना। अब बात करते हैं गुप्तकालीन स्थापत्य कला के बारे में। तो 4वीं शताब्दी ईस्वी में इसका आविर्भाव होता है और इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है स्थापत्य कला के बारे में। यद्यपि आरंभिक गुप्त शासक बौद्ध, लेकिन मतलब इसके जो गुप्त शासक थे वो बौद्ध थे आरंभ के, लेकिन मंदिरों की वास्तुकला उत्तरवर्ती गुप्त काल में हिंदू शासकों के संरक्षण में प्रसिद्ध होती है। कला की विविध विधाओं जैसे वास्तु, स्थापत्य, चित्रकला,
मृदभांड कला आदि इस युग में विकसित होती है। इसमें धर्म एवं कला का समन्वय स्थापित तथा कला पर से विदेशी प्रभाव क्रमशः समाप्त होता चला गया है। और गुप्तकालीन वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण मंदिर हैं और मंदिरों के अवशेष गुप्त काल से ही मिलते हैं। इस अवधि में मंदिरों की वास्तुकला एवं बौद्ध और जैन कला भी अपने शिखर पर थी। भारत के उत्तरी और मध्य भाग में विष्णु प्रसिद्ध थे, दक्षिणी भाग में शिव प्रसिद्ध थे, पूर्वी भाग और मालाबार तट या दक्षिण पश्चिम भाग में शक्ति के रूप में ईश्वर को पूजा जाता था। अब बात करते हैं अजंता की, तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास नदी का नाम इम्पोर्टेंट है। अजंता वाघोरा नदी के तट पर स्थित है। इसमें चट्टानों को काट कर बनाए गए बौद्ध गुफाएं हैं और भित्ति चित्रकारी यानी दीवारों पर चित्रकारी के लिए अजंता फेमस है। आपने नाम सुना होगा अजंता का। और चित्रों में सामान्यतः बौद्ध और जातक कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। वाकटक राजाओं जिसमें हरि सेना के संरक्षण में गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के मध्य तक होता रहा। कौन से? वाकटक। कौन से? अजंता। ये देखिए, ये आपको उदाहरण में गुफाएं दिख रही हैं। इसमें इम्पोर्टेंट है अजंता में कुल कितनी गुफाएं। अजंता और एलोरा से क्वेश्चन आता ही आता है। कुल कितनी गुफाएं अजंता में? तो 29 गुफाएं हैं, सभी बौद्ध हैं। कैसे याद रखोगे? 29 की उम्र में भगवान बुद्ध ने घर छोड़ा था, 29 ही गुफाएं हैं और सभी बौद्ध हैं। इन गुफाओं के चित्रों में प्रचुरता किसकी है? लाल रंग की और नीला रंग अनुपस्थित है। और 1983 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। चीनी बौद्ध यात्रियों फायान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था 380 से 415 ईस्वी के बीच, और वेनसांग जो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल यानी कि 686 647 जो हर्षवर्धन का शासनकाल, उसके यात्रा वर्णनों का भी उल्लेख अजंता की गुफाओं में है। अब बात कर लेते हैं एलोरा की गुफाओं के बारे में। तो एलोरा की गुफाएं हैं जो अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला में ये स्थित हैं और ये हैं 34 गुफाओं का समूह। ये पॉइंट आपको याद रखने। फैक्ट, एलोरा में 34 गुफाएं हैं जिसमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित है। तो पूछा जा सकता है एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, तो आप आंसर देंगे तीनों धर्म से, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन से। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो किससे, तो ब्राह्मण की 17 गुफाएं हैं और बौद्ध की सेकेंड नंबर पर हैं 12 और जैन की 15। कैसे याद रखोगे? ब्राह्मण 17, बौद्ध और जैन 17 यानी 12 और 5। शुरुआत की हुई इनकी राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा। अजंता की गुफाएं केवल बौद्ध धर्म से संबंधित थी, जबकि एलोरा की गुफाएं जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित थी। ये देखिए कितनी बेहतरीन संरचना है। एलोरा में कुछ प्रमुख गुफाओं के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में बता देते हैं। तो गुफा नंबर 10 जिसको बोलते हैं विश्वकर्मा गुफा या बढ़ई की गुफा के नाम से जाना जाता है। इसमें धर्मचक्र मुद्रा में बुद्ध विराजमान है और उनकी पीठ पर बोधि वृक्ष उकेरा गया है। गुफा संख्या 14 रावण पर आधारित है। गुफा संख्या 15 दशावतार मंदिर पर आधारित है। और गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर है। इंपॉर्टेंट, गुफा संख्या 16 है कैलाश मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। और गुफा 21 रामेश्वरम मंदिर है। गुफा नंबर 21 रामेश्वरम मंदिर है। दो प्रसिद्ध जैन गुफाएं इंद्र सभा गुफा नंबर 32 और जगन्नाथ सभा गुफा नंबर 33 है। अब बात करते हैं बाघ की गुफाओं के बारे में। तो मध्य प्रदेश की बाघिनी नदी के तट पर स्थित है। निर्माण का काल भी देख लीजिए 5वीं-6वीं सदी में। ये 9 बौद्ध गुफाओं का एक समूह है और वास्तुशास्त्रीय रूप से ये अजंता की गुफाओं के समान है। सबसे महत्वपूर्ण गुफा इसमें जो है वो रंग महल है। बाघ गुफाओं में पेंटिंग आध्यात्मवादी के बजाय अधिक भौतिकवादी है। ये रही बाघ की गुफाएं। अब बात करें जूनागढ़ की गुफाओं के बारे में। तो गुजरात के जूनागढ़ में स्थित बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं। असल में यहाँ गुफाएं नहीं है, 3 विभिन्न प्रकार के स्थल हैं, खपरा कोड़िया, बाबा प्यारे और ऊपर कोट। ये देखिए गुफाएं कहीं दिख भी नहीं रही हैं, बस उसके अवशेष आपको दिख रहे हैं। अब बात करते हैं मंडपेश्वर की गुफाएं। तो मुंबई के निकट बोरीवली में ये स्थित है। मोंटे पेरेर गुफाओं के नाम से भी ये फेमस है। परवर्ती गुप्त काल में ब्राह्मण गुफा के रूप में ये विकसित होती हैं। नटराज, सदाशिव और अर्धनारीश्वर की मूर्तियां यहाँ से प्राप्त होती हैं। बाद में इसमें ईसाई गुफा में परिवर्तित कर दिया जाता है, इसलिए इसको मोंटे पेरेर गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है या फिर मंडपेश्वर की गुफाएं। अब बात करते हैं एलिफेंटा की गुफाएं। तो इनका 2री शताब्दी ईसा पूर्व निर्माण रहा होगा। महाराष्ट्र में मुख्य रूप से शिव को समर्पित गुफा है और मंदिरों का संग्रह है। यूनेस्को
के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। अब बात करें भाजा की गुफा, ये भी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में महाराष्ट्र में ही मिलती है। तबला बजाते हुए महिलाओं की पत्थर की नक्काशी की गई है। कार्ला की गुफाएं, ये भी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें भव्य चैत्य हॉल महासंदेह संप्रदाय यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं कार्ला की गुफाएं। बादामी का गुफा मंदिर की बात कर लेते हैं तो 6वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी कर्नाटक मालप्रभा नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट है, हिंदू और जैन गुफा मंदिर यहाँ पर पाए जाते हैं। चालुक्य साम्राज्य द्वारा चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला है और ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है। ये देखिए। अब एरड़ के विष्णु मंदिर की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में ये स्थित है। एरड़ का विष्णु मंदिर बिना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और एक वराह की प्रतिमा है जिसके पूरे अंग में चित्रकारी की गई है और एक गरुड़ स्तंभ है। ठीक है, एरड़। अब बात करें सांची के मंदिर की तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज करते हैं ब्रिटिश अफसर टेलर सन 1818 में। इस मंदिर को मंदिर संख्या 17 भी कहा जाता है। यह गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर है। इसका आकार छोटा है, छत सपाट है और गर्भगृह चौकोर है। इस तरह से है। अब बात करें देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। खोज ब्रिटिश अफसर टेलर 1818 में। मंदिर संख्या 17, गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर। सांची के मंदिर के बाद है देवगढ़ का दशावतार मंदिर और आकार छोटा, छत सपाट और गर्भगृह चौकोर इसके भी हैं। सांची का मंदिर जो मैंने आपको बताया था वो सांची के मंदिर की ये विशेषताएं हैं। इसके बाद देवगढ़ के दशावतार के मंदिर की बात करें तो यहाँ नहीं है। सॉरी पिछले, ये आप भूल जाइए, ये पिछले का है। ये आपका सांची के मंदिर के बारे में विशेषताएं लिख गई हैं जिससे मैंने देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में आपको बता दिया है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिर वास्तु का सर्वोत्तम उदाहरण है। ये देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश का दशावतार मंदिर। इसका ऊपरी भाग नष्ट हो गया है। जहां अन्य मंदिरों में मात्र एक मंडप, वहीं दशावतार के इस मंदिर में 4 मंडप पाए गए हैं। शेष साई, विष्णु, गजेंद्र मोक्ष, रामावतार एवं कृष्णावतार से संबंधित मूर्तियां भी पाई गई हैं। इसके बाद भूमरा का शिव मंदिर की बात करें तो भूमरा सतना एमपी के शिव मंदिर का मात्र गर्भगृह अवशिष्ट है। गर्भगृह के भीतर एक मुखी शिवलिंग स्थापित है। भूमरा के शिव मंदिर सतना एमपी में प्रवेश द्वार पर मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना की आकृतियां अंकित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रवेश द्वार पर मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना की आकृतियां कहाँ अंकित हैं? भूमरा के शिव मंदिर में। और गर्भगृह के समक्ष मंडप और चतुर्दिक प्रदक्षिणा पथ भी बनाया गया। ये देखिए, एक मुखी शिवलिंग है और प्रवेश द्वार पर 2 मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना को भी वर्णन है। अब बात करते हैं चोलकालीन स्थापत्य कला के बारे में। तो गुप्त काल के बाद इतिहास कला के विशेष प्रमाण मिलते हैं दक्षिण में चोलों के संदर्भ में। अन्य भागों में मिश्रित रूप से स्थापत्य कला में प्रगति होती है। इसके बाद स्थापत्य कला में व्यापक स्तर पर अंतर दिल्ली सल्तनत, विशेषकर मुगल काल में, क्योंकि दोनों ही विदेशी वंशज आ गए थे। चोलों ने द्रविड़ शैली को विकसित किया और उसे पीक पर पहुंचाया। राजराज प्रथम के द्वारा, इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, राजराज प्रथम के द्वारा जो बनाया गया तंजौर का शिव मंदिर है, जिसे अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वो द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट नमूना है। इस काल में मंदिर में गोपुरम नामक विशाल प्रवेश द्वार का निर्माण होने लगा था। किस काल में? चोल काल में। पत्थर मूर्तियों का मानवीकरण किया गया। चोल मूर्तिकारों ने दक्षिण भारत में इस तरह की मूर्तियां बनाई जिसमें मानवीकरण कर दिया गया। चोल कांस्य मूर्तियों में नटराज की मूर्ति सर्वोपरि मानी जाती है। इसके बाद बात करें दिल्ली सल्तनत काल में स्थापत्य कला, जो कि कही जाती है इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला। तो भारत और तुर्कों के आपसी मिलन के स्थापत्य के क्षेत्र में नई शैली का विकास होता है, इंडो इस्लामिक शैली। इसकी विशेषता इंपॉर्टेंट है, इसमें मेहराब एवं गुम्बद का प्रयोग प्रमुख है। इस शिल्प को अरबों ने रोम से ग्रहण किया था, यानी कि अरबी कला नहीं है, ये उन्होंने रोम से सीखा था। मेहराबों एवं गुम्बदों के निर्माण से अब स्तंभों के निर्माण की आवश्यकता नहीं रह गई और बढ़िया किस्म के चूने का प्रयोग होने लगा।
अलंकरण के क्षेत्र में इंडो इस्लामिक शैली में मानव और पशुओं की आकृति का चित्रण नहीं है, क्योंकि ये कुरान के हिसाब से हराम माने गए। इसके स्थान पर ज्यामिति और फूलों के नमूने बनाए गए और साथ ही कुरान की आयतों को भी उत्कीर्ण किया गया। सल्तनत काल में स्थापत्य कला के अंतर्गत हुए निर्माण कार्यों में भारतीय और ईरानी शैलियों के मिश्रण का संकेत मिलता है। अब देखिए, पशु पक्षी गायब हो गए हैं, कुरान की आयतें हैं और बैल बूटे बनाने की टेक्निक बनाने। सल्तनत काल के निर्माण कार्य जैसे किला, मकबरा, मस्जिद, महल एवं मीनारों में नुकीले मेहराबों यानी गुंबदों तथा सक्रिय एवं ऊंची मीनारों का प्रयोग किया गया। आप समझ लीजिए, ताजमहल जैसा सिस्टम। मंदिरों को तोड़कर, इंपॉर्टेंट है, मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे पर बनी मस्जिद में नए ढंग से पूजा घर का निर्माण किया गया। सल्तनत काल में सुल्तानों, अमीरों एवं सूफी संतों के स्मरण में मकबरों के निर्माण की परंपरा भी शुरू की गई। इमारतों की मजबूती हेतु पत्थर, कंक्रीट एवं अच्छे किस्म के चूने का प्रयोग किया गया। सल्तनत काल में इमारतों में पहली बार वैज्ञानिक ढंग से मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग हुआ। इंपॉर्टेंट है कि मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग सबसे पहले वैज्ञानिक ढंग से कब हुआ? सल्तनत काल में। कालांतर में यानी कि उस समय के बाद तुर्क सुल्तानों के द्वारा हिंदू साज सज्जा की वस्तुएं जैसे कमल बेल के नमूने, स्वास्तिक, घंटियों के नमूने, कलश आदि का भी प्रयोग किया गया। अलंकरण की संयुक्त विधि को यानी कि इन दोनों मिक्स विधि को, इंडो ईरानी को अरबक्स विधि कहा गया। इंपॉर्टेंट, अरबक्स विधि। अब बात करते हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत काल में प्रचलित वास्तुकला की भारतीय इस्लामिक शैली का विकास होता है। मुगल काल में मध्य एशिया की इस्लामी और भारतीय कला का मिश्रित रूप था, जिसमें फारसी, तुर्की, गुजराती, बंगाली, गुजराती आदि स्थानों की परंपराओं का मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। मुगल काल में पहली बार आकार एवं अलंकरण की विविधता का प्रयोग किया गया और निर्माण के लिए पत्थर से लग प्लास्टर का उपयोग कर दिया गया। प्लास्टर का उपयोग किया गया मुगल काल में। भवन निर्माण में घुमावदार, कोटदार और रंगी मेहराबों का इस्तेमाल मुगल कालीन वास्तुकला की पहचान है। खुरदरे पत्थर, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर तीनों का इस्तेमाल होता है। कला के क्षेत्र में पहली बार आकार एवं डिजाइन की विविधता का भी प्रयोग मुगल काल में ही होता है और निर्माण की सामग्री के रूप में पत्थरों का प्रयोग होता है। पत्थरों को काटकर फूल पत्ती, बेल बूटे को सफेद संगमरमर से जड़ा जाता था। संगमरमर पर जवाहरात से की गई सजावट का प्रयोग भी इस काल की प्रमुख विशेषता थी। ये देखिए सजावट देख लीजिए आप, पत्थरों को काटकर, तराशी कर, नक्काशी कर, देखिए कितना बेहतरीन कटिंग करके। मुगल कालीन स्थापत्य कला में गुंबदों को कलश से सजाया जाता था। भवन का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ। भवन धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रयोजन हेतु बनाए जाते थे। इसके अलावा इसमें बलुआ पत्थर और संगमरमर का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ। शिल्पकारों को अपनी कला को अभिव्यक्त करने का उतना अवसर प्राप्त भी नहीं हुआ, क्योंकि पत्थर थे। मुगल कालीन स्थापत्य कला का शासकों द्वारा स्वयं निरीक्षण किया जाता था कि कैसे क्या बना रहे हो, और इसके बाद मकबरों एवं मस्जिदों का एकीकृत यानी एक साथ निर्माण पहली बार किसने किया? लोधी शासकों ने किया। किंतु इस एकीकरण की पूर्णता हुई जाके मुगल काल में। शाहजहां के काल में उभार वाले गुंबदों और अनेक स्तरों वाली मेहराबों का प्रयोग भी शुरू हो गया था। ये देखिए। अब बात करते हैं मुगल वास्तुकला की विकास क्रम के बारे में। तो प्रारंभ होता है बाबर के समय, विकास होता है अकबर के समय, चरम पहुंचता है शाहजहां के समय और पतन हो जाता है औरंगजेब के काल में। तो बाबर की बात करें तो बाबर पानीपत और रोहिलखंड में मस्जिदों का निर्माण बाबर ने आरंभ कराया। दोनों मस्जिदें सन 1526 ईस्वी में बनवाई। बाबर का शासनकाल किसी भी नई शैली या तकनीक को प्रेरित करने के लिए बहुत छोटा था। बहुत बड़ा शासन तो था नहीं कि वो कुछ ऐसा विशेष कर पाए। इसके बाद हुमायूं आता है। तो हुमायूं का शेरशाह सूरी के साथ सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष चलता रहा। तो कला स्थापत्य की दृष्टि से हुमायूं ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। उसने दीनपनाह नगर की नींव डाली, लेकिन वह उसे पूरा नहीं कर पाया। उसके बाद शेरशाह आते हैं। तो शेरशाह ने स्मारकों का निर्माण कराया। दिल्ली में किला है कुहना यानी कि पुराने किले का मस्जिद। पाकिस्तान में प्रसिद्ध रोहतास किले का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने कराया। अपने शासन को चिन्हित करने के लिए अफगान शैली में पटना में शेरशाह सूरी मस्जिद का भी निर्माण हुआ। एक प्राचीन मौर्य मार्ग का पुनर्निर्माण और विस्तार, सड़क ए आजम ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया।
बात करते हैं निर्माण नहीं, एक्चुअली उन्होंने मरम्मत कराई थी। अकबर की बात करें तो अकबर द्वारा 1556 में दिल्ली की सत्ता ग्रहण करने के बाद ही मुगल काल वास्तुकला का स्वर्ण युग प्रारंभ होता है। अकबर की कला और स्थापत्य कला के विकास में गहरी रुचि थी। निर्माण कार्यों की प्रमुख विशेषता लाल बलुआ पत्थर का उपयोग था और ट्यूडर आर्च यानी कि चतुष्कोणीय मेहराब के उपयोगों का भी प्रचलन था। ठीक है, आगरा के किला की देख लें तो अकबर के शासनकाल के दौरान आरंभ किए गए पहले निर्माण में से एक था आगरा का किला, आपने कई ने देखा होगा। अन्य मुगल शासकों द्वारा भी कुछ प्रमुख भवन बनाए गए, जैसे शाहजहां के द्वारा ये बनवाई गई ये मोती मस्जिद आप देख रहे हैं। शाहजहां के द्वारा बनाया गया दीवान ए आम सार्वजनिक दर्शकों का हॉल था। इसके बाद शाहजहां द्वारा बनवाया गया दीवान है खास, जो कि निजी दर्शकों का हॉल था। अब बात करें फतेहपुर सीकरी के कुछ प्रमुख भवन अकबर के द्वारा, इस पे कई क्वेश्चन बनते हैं। तो बुलंद दरवाजा सन इंपॉर्टेंट है 1576 में। ये क्यों बनवाया गया था? ये गुजरात पर अकबर का विजयोत्सव मनाने के लिए। और लाल बलुआ पत्थर की 40 मीटर ऊंची भव्य संरचना है, विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार इसे माना जाता है। इसके बाद शेख सलीम चिश्ती की मकबरा है, जो कि 1581 में अकबर ने बनाया। ये इसमें सफ़ेद संगमरमर की जाली का काम हुआ है और दीवारों पर अरबी शैली में कुरान की आयतें अंकित हैं। ये देखिए शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। अब बात करते हैं 25वीं आंगन की, जिसको 25वीं कोर्टयार्ड भी कहते हैं। वह आंगन जहाँ पर अकबर शतरंज खेला करता था। इसके बाद हिरण मीनार की बात कर लेते हैं। तो अकबर के चहेते हाथी हिरण की याद में इसे बनाया गया था। यात्रियों के लिए यह प्रकाश स्तंभ के रूप में भी काम करता था। बाएं दीवारों पर हाथी के दांत जैसे नुकीले कोने भी निकाले गए, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद अकबर ने वृंदावन में गोविंद देव का मंदिर भी बनवाया था, ये आपको दिख रहा है। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर के शासनकाल के दौरान वास्तुकला की अवनति यानी कि गिरने लगी, क्योंकि चित्रकला और कला के अन्य रूपों पर अधिक ध्यान दिया गया। जहांगीर के शासनकाल के दौरान उसकी पत्नी नूरजहां ने भी कुछ प्रमुख निर्माण परियोजनाओं में भाग लिया। लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर जहांगीर के शासनकाल में सफ़ेद संगमरमर प्रमुख निर्माण सामग्री के रूप में प्रयोग होने लगी थी। इम्पोर्टेंट है। ये देखिए कश्मीर में शालीमार बाग आपको दिख रहा होगा। लाहौर में मोती मस्जिद आपको दिख रही होगी। एतमादुद्दौला का मकबरा पूर्ण रूप से श्वेत संगमरमर से बना पहला मुगल निर्माण था, जिसे नूरजहां ने बनाया था। पूर्ण रूप से श्वेत संगमरमर से बना पहला मुगल निर्माण एतमादुद्दौला का मकबरा निर्माण किसने करवाया? नूरजहां ने। अब बात करें शाहजहां के कुछ प्रमुख निर्माण के बारे में, तो ताजमहल की बात करें तो निर्माण बेगम अर्जमंद बानो बेगम या फिर मुमताज महल की स्मृति में कराया गया था, सबको पता है। इसमें अलंकरण के लिए सुलेखन पैत्रादुरा का काम इम्पोर्टेंट है। फोरशॉर्टनिंग तकनीक, चार बाग शैली के उद्यान और परिसर में पानी के उपयोग सहित मुगल स्थापत्य कला की सभी विशेषताओं को सम्मिलित किया गया। जाली का काम बहुत सर्वश्रेष्ठ। संगमरमर पर नक्काशियां बहुत कम उभार वाली बनाई गई थी। इसके अलावा उसने दिल्ली का लाल किला बनवाया और दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई। जहांगीर के मकबरे का निर्माण उसके पुत्र शाहजहां के द्वारा लाहौर में कराया गया। अब बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगल वास्तुकला बिल्कुल समाप्ति की ओर पहुंच गई, क्योंकि वह बहुत कट्टर था औरंगजेब और उसने कला और स्थापत्य के विकास में कोई सक्रिय रुचि नहीं दिखाई। इस तरह से यहाँ पर समाप्त होता है आपका। और इसके बाद आपके बचेगा आधुनिक कालीन स्थापत्य कला, और स्थापत्य कला इसके बाद समाप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।